नमस्कार। आइए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह क्या है, कितने प्रकार होते हैं और कहाँ पर लगाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। जब शब्द और वाक्य का परस्पर संबंध बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं या अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं या फिर लेख लिखते समय ठहराव करते हैं, तो वहाँ पर हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो भाषा के लिखित रूप में विराम के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अधिकतर हम लेख लिखते समय कहीं पर ठहराव करते हैं, लिखते हैं या अपने भाव को और स्पष्ट करते हैं या शब्द। आइए पढ़ते हैं क्या है। देखिए, पूर्ण विराम। देखिए चिन्ह यहाँ पर स्क्रीन पर दिया है। वाक्य समाप्त होने पर इसका प्रयोग होता है। जैसे गोपाल 8वीं कक्षा में पढ़ता है, पूर्ण विराम लगा है। राम खाना खाता है, वाक्य पूर्ण हो गया। मोहन स्कूल जाता है, तो ये अंतिम में जो लगा है पूर्ण विराम यही है। फिर दूसरा होता है अल्प विराम। देखिए स्क्रीन पर चिन्ह है। बोलने वाला जहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकता है वहाँ अल्प विराम लगता है। कुछ वाक्य ऐसा है जहाँ पर हमको बोलने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ता है ताकि अगला वाला वाक्य आसानी से समझ में आ सके। तब हम उस जगह हम कौन सा प्रयोग करते हैं? अल्प विराम। जैसे मैं, कमला और गीता मंदिर जाएंगी। सुरेश, कल तुम कहाँ गए थे? भारत में गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर अल्प विराम का हमने प्रयोग किया है। मैं के बाद, उसके बाद सुरेश के बाद किया है। फिर यहाँ पर गेहूँ, चना, बाजरा को अलग अलग पढ़ने में आसानी हो, इसलिए हम अल्प विराम का यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो एक वेक हिसाब से हम कर, जैसे आगे, मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी थी। मैं जो कहता हूँ कान लगाकर सुनो। 2 यात्री जो रेल दुर्घटना के शिकार हुए थे अब अच्छे हैं। तो इस तरह से हम अल्प विराम का उपयोग शब्दों और वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए अधिकतर करते हैं। आइए अगला है तीसरा जो है अर्ध विराम। देखिए चिन्ह यहाँ पर, जहाँ पर अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर रुकना पड़े वहाँ पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं अर्ध विराम का। सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। हमारी चिट्ठी उड़ा ले गए, बोले तक नहीं। वह एक धूर्त आदमी है, ऐसा उसके मित्र भी मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर सूर्योदय हो गया, थोड़ा रुकना पड़ेगा, फिर आगे बोलना है। इसी तरह से हमारी चिट्ठी उड़ा ले गए, बोले तक नहीं, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। तो इस तरह से अर्ध विराम का प्रयोग हम जहाँ पर अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर रुकना पड़े वहीं पर हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जब शब्दों में, हमारे वाक्यों में कब, क्यों, कहाँ, किस लिए ये शब्द प्रयोग होता है तो उसके अंत में हम ये जो चिन्ह दिख रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसी को हम अधिकतर इसका उपयोग करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह का। जैसे कि एक उदाहरण है, 2-3 उदाहरण के माध्यम से आप लोग। भारत के राष्ट्रपति कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। आप कब आए? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तुम्हारा क्या नाम है? इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ चल दिए? तो देखिए इन वाक्यों को देखते हैं तो कौन, कब, क्या, कहाँ, इस तरह के शब्दों का उपयोग हुआ है। जहाँ पर इस तरह के शब्द आए वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। फिर है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। किसी के कथन को उसी के रूप, ज्यों का त्यों दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के हो सकता है, एक है इखरा और एक है दोहरा। देखिए यहाँ पर दिया गया है इखरा और दोहरा। तो कभी कभी इखरा का उपयोग करते हैं, कभी कभी ज्यों का त्यों किसी प्रसिद्ध वचन के लिए हम दोहरा का उपयोग करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा सच्चाई के अंत में विजय होती है। तो सच्चाई के अंत में विजय होती है महात्मा गांधी का कथन है, उसको हमने उद्धरण चिन्ह में अवतरित किया है। फिर रामाधारी सिंह दिनकर श्रेष्ठ कवि है। तो यहाँ पर दिनकर उसकी उपाधि है, उसी को दर्शाने के लिए हमने इखरा उद्धरण चिन्ह लगाया है। फिर है आत्मा अजर अमर व भेद्य है। जहाँ पर संज्ञा हो इस तरह से तो वहाँ पर क्या है? वही
फिर आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। चिन्ह देख लीजिए, हर्ष व्यक्त करने के लिए विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और ये जो है अवयव के बाद लगता है, जैसे आह, हाय, छी। जैसे देखिए वाक्य, हाय वह मर गया, आह कितना सुहावना मौसम है, वाह कितना सुंदर वृक्ष है, शाबाश तुमने पौधा लगाया, छी लोग गंदी जगह खड़ा होकर खाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम अवयव के बाद ही इसका विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग हुआ है। और हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा आदि प्रकट करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। अगला 7वां है निर्देशक चिन्ह। विषय, विवाद, संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये जो है निर्देशक चिन्ह है। कथोपकथन कोई कहता है, जैसे अध्यापक कह रहा है तो अध्यापक के बाद चिन्ह लगा है निर्देशक, अध्यापक तुम जा सकते हो। जैसे कोई उदाहरण पेश करना है, जैसे के बाद लगा है, देखिए क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, तो इस तरह से लगाया जाता है। फिर है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने या समासिक शब्द पदों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे लाभ, हानि, दिन, रात। योजक और निर्देशक चिन्ह में अंतर है दोनों में। योजक जो है दो शब्दों को जोड़ने में किया जाता है, जबकि निर्देशक जो है कथोपकथन के बातचीत को दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए दिन, रात, यश या अपयश, तो ये योजक चिन्ह है। दोनों में अंतर समझना। इसके बाद अगला है हंस पद या विस्मरण चिन्ह। देखिए इस तरह का चिन्ह है। लिखते समय यदि किसी शब्द को हम भूल जाते हैं तो ये चिन्ह, हंस पद चिन्ह हम लगाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है जिससे हम आसानी से समझ जाएंगे, राम जाएगा, जैसे आ गया। अब बीच में भूल गया दिल्ली, तो वहाँ पर एक चिन्ह लगाएंगे और उसके ऊपर दिल्ली लिखेंगे। रमेश बहुत लड़का है, वहाँ पर एक शब्द भूल गया सीधा, तो उस बहुत और लड़का के बीच में एक हंस पद चिन्ह लगाएंगे और उसके ऊपर लिख देंगे सीधा। मैंने तुमसे वो बात की थी, तो कब, तो चिन्ह लगाएंगे, उसके ऊपर लिखेंगे कब। तो इस तरह से जब लिखते समय किसी शब्द को भूल जाते हैं तो लगाते हैं। फिर आता है 10वां विवरण या आदेश चिन्ह। देखिए इस तरह का चिन्ह है। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक, निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे कोई आगे कुछ निर्देश दिया जा रहा है, पहले उस आदेश के पहले कुछ वाक्य बोलेंगे, फिर उसका विवरण आगे प्रस्तुत करेंगे, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया विवरण चिन्ह। जैसे अनार के निम्न फायदे हैं, फिर ये विवरण चिन्ह लग गया। फिर आगे उसके फायदे बताएंगे। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, विवरण चिन्ह लगा। क्रिया के 2 भेद हैं, ये चिन्ह लगेगा। फिर आगे उसके बताएंगे भाई सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो ये है विवरण या आदेश चिन्ह। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करना। बोर तो नहीं हो रहा है, बोर होने नहीं दूंगा। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक कविता सुनाऊंगा। अगला जो है विवरण चिन्ह होगा। इसके बाद आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या है? किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर हम क्या लगाते हैं? शून्य लगाते हैं। इस शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। देखिए इस तरह का चिन्ह होता है। कोई किसी की बात को या संक्षिप्त रूप में हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो शुरू अक्षर लिखकर हम उसके आगे क्या लगाते हैं? शून्य लगाते हैं, जिसको लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे पंडित का लाघव प और आगे लगा दिया। डॉक्टर का लाघव देखिए यहाँ पर लगा है। प्रोफेसर का लाघव चिन्ह प्रो लिखकर आगे शून्य लगाएंगे, तो यही है लाघव चिन्ह, जो किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसको लगाया जाता है। इसके बाद अगला आता है कोष्टक। कोष्टक के बारे में तुम जानते हो। कोष्टक तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम अधिकतर हिंदी में छोटा कोष्टक का ही उपयोग करते हैं। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई शब्द आया है, उसको थोड़ा कठिन है, उसको स्पष्ट करने के लिए उसके आगे कोष्टक में लिखा जाता है कि वो क्या है। जैसे कुछ उदाहरण है, उसके माध्यम से आप लोग समझ जाओगे कि कोष्टक का उपयोग क्यों किया जाता है हिंदी में। उच्चारण जीभ एवं कर्ण से होता है, तो यहाँ पर उच्चारण को और स्पष्ट करने के लिए कोष्टक में लिख दिया है बोलना। इसी तरह से
लता मंगेशकर भारत की कोकिला है। तो अब कोकिला को समझाने के लिए कोष्टक में लिखा है मीठा गाने वाली। सब कुछ जानते हुए भी तुम मूक क्यों हो। अब मूक को नहीं जानेगा तो कोष्टक में लिख दिया है मौन या चुप। तो इस तरह से हम कोष्टक का उपयोग करते हैं। चलिए चलते चलते आपको कविता सुना देता हूँ। बर्फ से ढकी वादियाँ झील किनारे खलासी है, हरे भरे खेत खलियान किसान करते ब्यासी हैं। हम भारत के वासी हैं, हिंदी राज्यवासी हैं, राम कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज के वासी है। धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करना।